वाई इज ईरान एंड इजराइल फाइटिंग? नहीं अपलोड हुई है? कौन से वाले दिन? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में नहीं पहना था माइक? कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। और कौन सी है? लीगल मैक्सिम्स वाली तो क्लास नहीं पढ़ी अभी? ठीक है, लीगल लीगल मैक्सिम अपलोड नहीं हुई है। और ये तो चलो बना दूंगा मैं। और लीगल मैक्सिम एक, बस दो? बस दो? तीसरी कौन सी है? नहीं नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में नहीं था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में दो क्लासेस लगी थी। ठीक है, तो ये एक ही क्लास है मतलब बेसिकली। ठीक। और लीगल मैक्सिम्स ये अपलोड हो जाएगी। ये मैं पढ़ा दूंगा। ये मैं ऑनलाइन पढ़ा दूँ कि ये तुमको पढ़ ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ, है ना? कम टाइम में भी होता है। चले आगे। अब ये बताओ, ईरान इजराइल वॉर क्यों हो रहा है? क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन इसलिए आ सकता है, और यूक्रेन रशिया के बाद दूसरा बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज इजराइल एंड ईरान फाइटिंग? मतलब मैं अगर इधर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे राशिद एल और यहाँ अर्चित। राशिद फर्जी इसके 3 न्यूक्लियर साइट उड़ा देगा। कोई आदमी किसी के फर्जी घर में कुछ करता है? और वेरी गुड। देखो सुनो, दुनिया में सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कोई चीज़ थी नहीं, है ना? जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे तब तक लड़ाइयाँ बहुत होती थी। कि कंप्लीट किसी ऐसा कोई वेपन नहीं बना था जो पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा दे। तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और उसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि दुनिया डर जाए। वर्ल्ड वॉर 2 इसलिए हो गया, है ना? वर्ल्ड वॉर 1 कब 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 हुआ? 14 to 18। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 39 to 45। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूएस ने एंट्री की, तो यूएस परेशान हो गया था किससे? जापान से। जापान ने यूएस का एक आइलैंड था पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, इस पे बॉम्बिंग कर दी थी। अब तुम बोलोगे पर्ल हार्बर कैसे कर देगी? यार देखो, यूएस बड़ी पावर है तो दुनिया में बहुत सारे अपने अड्डे बना के रखे हुए हैं। तो उनका एक छोटा सा जापान के पास आइलैंड था पर्ल हार्बर। ठीक। पर्ल हार्बर पे पहले अटैक किसने किया? जापान ने। अंदर क्या हुआ पता नहीं, जो जीतता है वही नैरेटिव लिखता है। तो हम तो वही पढ़ेंगे जो यूएस लिखवाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो पढ़ा जाता है उसमें यह है कि जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पे, जिसकी कार्रवाई में यूएस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दिए। न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ से आया? यूएस को पता था वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला चल रहा था, तो यूएस ने एक ऑपरेशन बना रखा था, ऑपरेशन मैनहट्टन। ऑपरेशन मैनहट्टन। मैनहट्टन क्या है? एक शहर का नाम। जैसे लखनऊ है वैसे ही शहर है मैनहट्टन। तो मैनहट्टन में वो धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। कौन? यूएस। अब अगर मैंने कोई बॉम्ब बना के तैयार किया है तो बॉम्ब को यूज करूंगा, ये तो पता तो चले। मॉक टेस्ट। तो क्या किया? ऑपरेशन मैनहट्टन में जो ये बॉम्ब बना हमारे पास, इसको हमने यूज फेंक दिया किस पे? जापान के 2 शहर हिरोशिमा और हिरोशिमा में जिस बॉम्ब को फेंका उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। फैट मैन है लिटिल बॉय, एक बार चेक कर लेना। फैट मैन है लिटिल बॉय। अरे तुम ये चेक कर लेना यार, फैट मैन है लिटिल बॉय। 2 शहर 2 बॉम्ब। ठीक। अब दुनिया में आर्म्स रेस शुरू हो गई। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, सबको पता चल गया वाई वॉज यूएस एबल टू डोमिनेट। तुरंत वॉर रुक गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 बॉम्ब डाले, वॉर रुक गया। तो अब आर्म्स रेस होगी। इसीलिए देखा देखी में यूएसएसआर भी क्या बनाएगा? न्यूक्लियर बॉम्ब। इसकी देखा देखी में ब्रिटेन और फ्रांस भी बनाएंगे। ठीक। ये बना के रख लेंगे अपने पास। और धीरे धीरे कौन बना लेगा? चाइना। ठीक। अब जैसे इन पांचों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे समझ लो ऐसी चीज है कि तुम लोगों के पास कोई वेपन नहीं और किसी किसी के पास गन है। तो डेंजरस है ना? इसको धमकाएगा, डरेगा, मारेगा। तो अब लोगों ने 1967 में एक, ये पांचों गुंडे आके मिल गए। ये पांचों गुंडे आके मिल गए और इनको पता चल गया कि यार दुनिया में 190+ कंट्रीज हैं, हमारे पांचों के पास गन है। ऐसा करते हैं, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, एक ट्रीटी बनाते हैं। ट्रीटी होता है एक कानून के बराबर, बस इंटरनेशनली साइन होती है। एक ट्रीटी बनाते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फैलना, किसी चीज़ को फैलाना, 1 से 2 को देना, प्रोलिफरेट करना, बढ़ाना। तो नॉन प्रोलिफरेट मतलब आगे मत बढ़ाओ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जिसमें यह कहा गया कि दुनिया में अब ये जो 5 देश हैं इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है, अब इन्हीं के पास रहेगा, बाकी लोग न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। अब सवाल एक आएगा कि सर न्यूक्लियर न्यूक्लियर क्या कर रहे हो? न्यूक्लियर इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खासियत होती है एक बार रिएक्ट करना शुरू किया फिर रुकता नहीं है। ठीक।
और रेडियो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम किस प्रिंसिपल पे करते हैं? हाइड्रोजन फ्यूजन की फिजन, इस पे काम करते हैं? फ्यूजन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? फ्यूजन। अब जो यूरेनियम है, ये जो न्यूक्लियर है, अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या खाली बॉम्ब बनाने के काम आएगी? बोलो। इसका पीसफुल यूज भी हो सकता है। पीसफुल कैसे? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। क्यों? क्योंकि तुमने एक वर्ड सुना होगा कैलोरीफिक वैल्यू, बचपन में पढ़ा होगा कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी कम डालो और कितना आउटपुट दे देती है। जैसे पेट्रोल डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, थोड़ा सा पेट्रोल है, आग लगा दो, चल जाएगा। कोल का कैलोरीफिक वैल्यू कम है, ज़्यादा देर तक हीटिंग देनी पड़ेगी। और अगर कोई गैसियस चीज़ ले आओ तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू और तेज है, सिलेंडर कैसा फटता है। ठीक, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। और दूसरा, ये पोल्यूशन नहीं करते। मैंने क्या बता रखा है? कोई भी लिविंग चीज़ को अगर बर्न करो, या कोई ऐसी चीज़ जो कभी लिविंग थी, एक्स लिविंग, तो बर्न करोगे तो कौन सी गैसेज निकलेंगी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। कार्बन मतलब CO2, CO2 मतलब ग्लोबल वार्मिंग। अब न्यूक्लियर एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ये तो इसका अच्छा यूज हो गया। बट इसी चीज से बॉम्ब भी बनाया जा सकता था, है ना? तो इन 5 कंट्रीज ने कौन सी ट्रीटी में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में बोला कि अब हम सिर्फ 5 कंट्रीज अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे, बाकी कंट्रीज कैन कम एंड साइन दिस, एंड दे विल हैव टू साइन द फैक्ट दैट दे विल नॉट मेक बॉम्ब्स आउट ऑफ न्यूक्लियर। इलेक्ट्रिसिटी के लिए पीसफुल यूज करो, हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक। बहुत सारे देशों ने इसमें साइन भी कर दिया, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज, सब धीरे धीरे साइन करते गए। और इन लोगों ने ये बोला था कि नो फर्स्ट यूज, मतलब इसमें ये भी बोला था नो फर्स्ट यूज, मतलब अगर मेरी कल को किसी ऐसी कंट्री से लड़ाई हो गई जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है, मैं न्यूक्लियर नहीं यूज करूंगा। पर मेरे भाई बात समझो, तो बेवकूफ बनाना है ना कि भाई मैं गन यूज नहीं करूंगा, अबे एकदम लड़ाई हो जाएगी तो कर ही दूंगा। समझ में आ रहा है? तो साइन करते रहे कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ने साइन करने से मना कर दिया, एग्जाम्पल दिया। अब इंडिया नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? नॉर्थ कोरिया ने पहले किया, लेकिन बाद में नॉर्थ कोरिया भी उससे हट गया। और कौन बचा? इसराइल। इन लोगों ने साइन करने से मना कर दिया। और इंडिया ने अपना, अब एक इंडिया की खुद की कहानी है, ये सब पूछा हुआ है, नॉन प्रोलिफरेशन भी पूछा है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी पूछा है। इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी टेस्ट करना शुरू किया तो उसका नाम रखा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो मतलब अब दुनिया में कितने लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था? 9। 9 ना, 5 + 4। पाकिस्तान ने बना ही लिया था। लोग बोलते हैं पाकिस्तान के बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे पाकिस्तान को तो अपने लोगों को ब्रेन वॉश करना था ना भाई, कंट्री में इतनी गरीबी थी, इतनी दिक्कत थी, स्टिल दे वर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। समझ में आ रहा है? उनका जनरल अयूब खान थे, उनका एक स्टेटमेंट था, वी लीड घास एंड रोटी बट वील मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। समझ में आ रहा है? पक्का? तो इन्होंने भी बना लिया न्यूक्लियर बॉम्ब। नॉर्थ कोरिया पागल पागल है, नॉर्थ कोरिया के लिए बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे उन्होंने करप्शन करके पैसा दे दिया, पैसा लेके नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी दे दी। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे चीज़ें। इन्होंने पैसे दिए थे, करप्शन कर दिया था, किसने? पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने। इन्होंने टेक्नोलॉजी किसको दे दी? नॉर्थ कोरिया को। ऐसा एलिगेशन है, प्रूवन तो नहीं है, एलिगेशन है। बचा कौन? इसराइल। इसराइल को अमेरिका अपनी सिस्टर बोलता है। और सबसे पहली बात, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे मोस्टली कौन थे? ज्यूज। तो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में आगे था ही। इन चारों के पास आ गया, उन 5 के पास आ गया, 9 लोगों के पास आ गया। अब मिडिल ईस्ट में कभी पढ़ेंगे इसराइल पैलेस्टाइन की इशू। इसराइल बेसिकली क्या करता है? इसराइल एक ऐसी जगह बना है जहाँ पे पहले मुस्लिम्स रहते थे, उस जगह का नाम था पैलेस्टीन। पर आज से 1000-2000 साल पहले वहाँ पे कौन रहते थे? ज्यूज। ज्यूज को भगा दिया गया था कहाँ? यूरोप। ज्यूज क्यों? अच्छा, क्रिश्चियंस, व्हाई डू क्रिश्चियन, बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हेट ज्यूज? क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड ज्यूज, ऑल ऑफ दीज आर अब्राहमिक रिलीजन्स। पता है ना? अब्राहमिक रिलीजन है, तीनों का ट्री एक ही है, अब्राहमिक। अभी आगे पढ़ेंगे, क्लैट में पूछा भी, अब्राहमिक अकॉर्ड, अब्राहमिक रिलीजन्स कौन कौन से हैं? बट वाई बोथ मुस्लिम्स एंड ज्यूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हेट, सॉरी, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हेट ज्यूज, मतलब समझे क्यों क्या कह रहा हूँ? बताओ। देखो, मुस्लिम्स को तो ये लगता है कि ज्यूज आ गए उनकी जगह पे, पैलेस्टाइन है ना, पैलेस्टीन में मुस्लिम्स रहते थे, उनको मारा काटा और अपना जगह हड़प ली। दूसरा जो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस में माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रूसिफिकेशन समझते हो? हाँ, ये क्रूसिफिकेशन किसने कराया था? ज्यूज ने। तो क्रिश्चियंस भी इनको मार के भगाते थे। ठीक। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने बोला था किसको? ज्यूज को, कि सपोर्ट करो हमको, अगर हमको सपोर्ट करोगे तो तुमको हमारा होमलैंड वापस दे देंगे। ज्यूज का एक मूवमेंट था जियोनिज्म। जियोनिज्म ये कहता था ज्यूज को कि वापस अपनी मदरलैंड चलो,
वापस अपनी मदरलैंड चलो। उस मदरलैंड से भगाया क्यों गया था? कि इन्होंने क्रूसिफिकेशन किया था जीसस का, तो क्रिश्चियंस इनको मारते थे, परसिक्यूट करते थे, तो भगा दिए, जब भाग गए थे ये अलग अलग जगहों पे। फिर जब इनके पास थोड़ी वेल्थ आई, रिचनेस आई, तो इनके नेता हुए। नेता का नाम एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है और पूछेंगे भी नहीं। तो उस नेता ने एक आइडियोलॉजी दी, जियोनिज्म। जियोनिज्म कहता है गेट बैक टू योर मदरलैंड, गेट बैक टू योर मदरलैंड। ये 1920s में ये आइडियोलॉजी आई थी, 1920s। और याद करोगे 30s में हिटलर ने भी किसको मारना शुरू किया? ज्यूस को। अब ज्यूस परेशान थे, तो ज्यूस के पास हमेशा से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रही है और फाइनेंस बहुत अच्छा रहा है। दुनिया का बैंकिंग एंड फाइनेंस ज्यूस ही संभालते हैं। बुद्धि में बहुत तेज होते हैं ज्यूस, ऐसा मानते हैं, और सबसे ज़्यादा नोबल जीता है ज्यूस ने भी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ब्रिटेन फ्रांस वाले ग्रुप को वर्ल्ड वॉर 2 में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शर्त यह है जब तुम वॉर जीत जाओगे तो मुझे मेरी मदर कंट्री दिला देना। जीत गया और कौन? समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और समझो, 1920s में वर्ल्ड वॉर 1 होगा, है ना? वॉर 1 होगा। वर्ल्ड वॉर 1 में भी याद करो, जर्मनी और टर्की एक साइड थे, वर्सेस क्या हो रहा था? यही ब्रिटेन फ्रांस, है ना? ब्रिटेन फ्रांस, और इधर कौन था? जर्मनी और टर्की। तभी तो तुम देखोगे जो इस्लाम में एक पोस्ट होती है खलीफा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं खलीफैट, हिंदी में बोलते हैं खलीफा। खलीफा की पोस्ट 1921 में ही तो खत्म होगी। जो भी टर्की का राजा होता था वो खलीफा कहलाता था, पूरी दुनिया के मुस्लिम उसकी बात मानते थे। पर क्योंकि इस वॉर में कौन हारेगा? टर्की। समझ में आ रहा है? पक्का? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ यहाँ पे ज्यूज बसना शुरू हो गए थे, कहाँ पे? पैलेस्टाइन में। अब वहाँ पे फिर 1948 में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए, 1948 में यूएन ने इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब दूसरे की जमीन बेसिकली छीन ली। समझ में आया? तो द रीजन वाई मुस्लिम्स हेट हुम? इजराइली ज्यूज। अब मुस्लिम्स में क्या हो रहा है? सब चीज़ें इंटरकनेक्ट करते चलना। अब सबको धीरे धीरे पता है कि ऑयल इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। क्यों ऑयल इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है? ऑयल इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है मतलब डिस्ट्रक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, डिबैकल पे। क्यों? यार बेवकूफ हो क्या, ऑयल क्यों खत्म होगा? अभी तुमको बताया कोई लिविंग चीज को बर्न करोगे CHO NPS निकलेगा। तो मतलब जब पेट्रोल और डीजल जलाओगे तो कार्बन CO2 निकलेगा। CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो दुनिया का वाटर लेवल राइज होगा। वाटर लेवल राइज होगा तो जो लो लैंड जमीन है वो अंदर नहीं चली जाएगी। तो लोग पेट्रोल डीजल यूज कम करेंगे। पेट्रोल डीजल अब कम यूज हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल के ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाएंगे। तभी हम सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, लिथियम आयन पे स्विच कर रहे हैं। अब ये जो पेट्रोल की दुनिया इकोनॉमी थी, पेट्रोल डीजल की इकोनॉमी थी, यही तो मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज को रन कर रही थी। जो मिडिल ईस्ट में है, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, क्या कहते हो खुद बताओ? समझ में आ रहा है? अब इनको पता है मेरी फ्यूचर में, आज अगर मेरी दुकान तेल से चलती है और मुझे पता है फ्यूचर में तेल की डिमांड नहीं है, ये कैसे कंक्लूड करेंगे? ये भी क्लैट में पूछा गया है। इंडिया बोल चुका है कि मुझे 2070 तक क्या होना है? नेट जीरो। मतलब मैं जितना कार्बन निकालूंगा उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब करा दूंगा। समझ में आ रहा है? चाइना बोल चुका है नेट जीरो करना है 2060 तक, जितना कार्बन निकालूंगा उतना एब्जॉर्ब कराऊंगा। इसीलिए तो इतनी सब्सिडी मिल रही है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सोलर एनर्जी लगवाओ, 5 लाख में मैं 90,000 सब्सिडी दूंगा। समझ में आ रहा है? प्रमोट कर रही है सरकार। और यूएस बोल चुका है वो कब तक कर देगा? 2050 तक। तो मतलब मेरी अगर ऑयल की दुकान थी, सबसे बड़े बायर्स थे, सबसे आबादी इंडिया का है, चाइना का है, यूएस का है, वो तो धीरे धीरे नेट जीरो हो रहे हैं। तो हु विल बाय माई ऑयल इन द फ्यूचर? नो वन। बट सिंस आई बीन सेलिंग ऑयल सिंस द पास्ट 40-50 years, आई हैव अ ह्यूज कैश विद मी। अब इस कैश को आगे भी बिजनेस मेंटेन रखना है, तो क्या किया जाए? डाइवर्सिफाई। मतलब अब ऑयल से धीरे धीरे खिसको, ऑयल से धीरे धीरे खिसको, और ऑयल से स्विच कर जाओ किसी और टाइप की इकोनॉमी पे। तो बेस्ट ऑप्शन बताओ, रेगिस्तान में क्या मिलेगा? खेती वहां हो नहीं सकती, ऑयल का इकोनॉमी गंद बंद। और प्रैक्टिकली पढ़ो, तुम्हें भी पता है लिटरेसी के मामले में वो रीजन ऑफ द वर्ल्ड बहुत पीछे है। जो मिडिल ईस्ट है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड डॉक्टर, CA, लॉयर, जैसे इंडिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं। तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, सर्विस सेक्टर के लिए ह्यूमन कैपिटल उतना इंटेलिजेंट नहीं, तेल खत्म हो गया। टूरिज्म, टूरिज्म, है ना? और क्यों समझो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना, सर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग करो। अरे यार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाहिए होता है लेबर, और लेबर चाहिए होता है चीप। जब चीप लेबर तो चीप प्रोडक्ट, जितना चीप प्रोडक्ट उतना कॉम्पिटेटिव, उतने बड़े मार्जिन। तो अब उसको मालूम है ये बात। तो सऊदी अरेबिया वगैरह जो है वो रेगिस्तान में बना हुआ है, वहाँ पॉपुलेशन कभी इतनी ज़्यादा थ्राइव कर ही नहीं सकती, वहाँ की जोग्राफी सस्टेन नहीं करती। समझ में आ रहा है?
पॉपुलेशन हमेशा उस दुनिया के एंगल में ज़्यादा होगी, उस दुनिया के पार्ट में ज़्यादा होगी जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, जहाँ कंफर्ट जोन ज़्यादा होगा। पहाड़ों पे पॉपुलेशन हमेशा कम होगी, प्लेन में पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होगी। कि ईजी फूड है, ईजी सर्वाइवल है। समझ में आ रहा है? अब देखो अब ये नेट जीरो करना है, इनको दूसरी दुकान खोलनी है। अब ये दुकान कौन सी खोलेंगे? टूरिज्म की। कौन सी दुकान खोलेंगे? टूरिज्म की। अब टूरिज्म जब मैं करा ही रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे फॉरेन से दूसरी दुनिया के लोग आएंगे। लोग करने क्या आएंगे? एंटरटेन होने, शॉपिंग करने, पैसे खर्च करने, तभी तो टूरिज्म। अब पैसे जहाँ पे खर्च होंगे वहाँ पे दुनिया प्रोफेशनल चाहिए। तो यू वांट मोर सीएस, यू वांट मोर लॉयर्स, यू वांट, है ना, तुम्हें अच्छे अच्छे लोग चाहिए ना अपने ह्यूमन कैपिटल। अब वो दुनिया भर का ह्यूमन कैपिटल मिडिल ईस्ट में कब अट्रैक्ट होगा? जब वो अपना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म खत्म करे। प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। सऊदी अरेबिया में ओपनली, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इस्लाम ओपनली, यू कैन नॉट प्रोपोगेट एनी रिलीजन। बट अभी तुम देखोगे मंदिर भी बन गया। अभी गए थे ना इनॉग्रेट करने यार, नहीं बन गया? आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले सऊदी अरेबिया डिड नॉट अलाउ टू ड्राइव कार्स, वुमेन को ड्राइविंग दे दी। इससे पहले ओपनली प्रोपोगेट नहीं कर सकते थे रिलीजन। अब वहां पे मंदिर भी बन रहा है। डोंट टेक इट एज हिंदू मुस्लिम, थोड़ा समझो कि दुनिया कैसे जो लोग चलाते हैं कैसे चलाते हैं। अब वो सारी चीजें कर रहे हैं। वहाँ लॉज को लिबरल किया जा रहा है। वहाँ पे अब इंटर रिलीजियस मैरिज अलाउ हो जा रही है। कोर्ट्स वहाँ के अलाउ कर देने, क्यों कर रहे हैं? टू अट्रैक्ट मोर प्रोफेशनल्स, ताकि इंडिया इजराइल ऐसे देशों में जहाँ ह्यूमन कैपिटल अच्छी होती है वो आके यहाँ पे सेटल हो। जब ये सेटल होंगे तभी तो वाइट इकोनॉमी ग्रो होगी। इसीलिए तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इजराइल नाउ। बता दो, नहीं हो रहा है ये है ना रियलिटी। ये क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है। अब ईरान क्या करता है? ईरान की बैकिंग किसको मिल, किससे मिल, ईरान को बैकिंग मिल रखी है किससे? रशिया। और जो जो अमेरिका का दुश्मन है वो ईरान का दोस्त है। सेकंड इज चाइना। तो बोथ चाइना एंड रशिया आर गिविंग बैकिंग टू हुम? ईरान। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तुमने तो न्यूक्लियर पावर से शुरू किया था, कहाँ वाइट इकोनॉमी बताने लग गए? अब मेरी बात सुनो। ईरान को थ्रेट था किससे? देखो अमेरिका ने बहुत सारे देशों में, जब अभी लोग क्यों बोलते हैं कि जियो, जियो जो है, जियो को उल्टा पढ़ोगे तो ऑयल लिखा हुआ है, कि आज से 50 साल पहले लड़ाई किसकी थी? ऑयल की। तो अमेरिका ने दुनिया भर में ऑयल वॉर किए, सिर्फ तेल के लिए सद्दाम हुसैन मार दिया, इराक बिगाड़ दिया, सीरिया बिगाड़ दिया, पूरा मिडिल ईस्ट बिगाड़ दिया। किसने? यूएस ने, जस्ट फॉर रिसोर्सेज। यूरेनियम यूक्रेन के साथ भी तो वही कर रहा है। यूक्रेन से बोल रहा है ना $500 बिलियन की डील साइन कर लो। बोल ही रहा है, आगे हम समझेंगे जब आएगा। तो अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आखिरी में यूक्रेन के साथ ही वही हुआ है कि अपने रिसोर्सेज मुझको दो, मैं तुमको, तुम्हें इसमें से प्रॉफिट देता रहूंगा। बेसिकली अमेरिका यही नेगोशिएट कर रहा है। तो अब ईरान को भी ये डर था, है ना? क्या डर था? कि यूएस कैन कम एंड इन्वेड अस एनी टाइम। ईरान नेवर लाइक डूम यूएस। ईरान को बैकिंग किसकी मिल रखी थी? रशिया एंड चाइना की। ओबामा थोड़ा लिबरल प्रेसिडेंट था। ओबामा थोड़ा लिबरल प्रेसिडेंट था। तो 2016 में ओबामा ने क्या बोला? 2016 में ओबामा ने बोला, दिख रहा है? दिख रहा है? 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओबामा ने बोला ईरान तुम ऐसा करो, न्यूक्लियर फैसिलिटी यूज करो। इसके लिए पीसफुल, फॉर्म मत बनाना, उसके लिए मेरे साथ एक कागज पे साइन कर लो। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े देश थे वो आके बैठे और ईरान के साथ उन्होंने साइन कर लिया। उस अग्रीमेंट का नाम पड़ा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। साइन किसके बीच में हुआ? P5 कंट्रीज प्लस ईरान, और इसमें जर्मनी भी था। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। P5 जो दुनिया के ताकतवर देश हैं जिनके पास पहले न्यूक्लियर बॉम्ब था, ये जर्मनी, ईरान, इन सब ने मिलकर बैठ के क्या साइन किया? JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने ये वादा किया कि मैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन बदले में यूएस मेरी हेल्प करेगा और मुझे न्यूक्लियर ट्रांसफर करेगा ताकि मैं इलेक्ट्रिसिटी सही से बना सकूं। अब यूएस एलिगेशन लगाता है ईरान पे कि नहीं, ये जो हमसे ट्रांसफर करा रहा था ये अपने बॉम्ब बना रहा है चुपचाप। इसराइल भी यही कहता है कि चुपचाप क्या बना रहा है? अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और हमें नहीं बता रहा। और उस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट वाले पूरे रीजन में, अगर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो किसके पास है? इसराइल। समझ पा रहे हो? सिर्फ इसराइली के पास तो है, और किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं। ना सऊदी के पास, ना कतर के पास, ना ईरान, ना इराक, ना सीरिया। द ओनली रीजनल पावर देयर हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज इसराइल। तो ये आपस में खटपट खटपट करते रहते हैं। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। हमको बस कुछ कुछ शहर याद रखने होंगे, मैं अभी लिस्ट बताऊंगा जहाँ जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो ताकि अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले नतान्स कहाँ पे है, तो हमें पता हो नतान्स कहाँ पे? ईरान में। फॉर्दो कहाँ पे है? ईरान में। कि यही उसके न्यूक्लियर साइट है जिन पे एलिगेशन लगता है कि ये यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब। इसराइल ये चाहता नहीं और ईरान ये चाहता है। समझ पा रहे हो? अब खैर इसमें क्या बताना चाह रहा है? ट्रंप को जानते हैं सब। हु इज डोनाल्ड ट्रंप? प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है
कि भैया मुझको क्या दे दो, बताओ जल्दी। नोबल पीस प्राइज, क्या दे दो मुझको? ग्लोबल नहीं, नोबल, नोबल पीस प्राइज। इंडिया से आज तक किसी को मिला है? गांधी जी। गांधी जी। और गांधी जी को कैसे मिला था? पॉस्थ्यूमस, कैसे मिला था? पॉस्थ्यूमस मतलब? हाँ, क्या मरो उपरांत, मरणोपरांत। तो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की, देखो मैंने दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ रुकवाई हैं, और एक लड़ाई में ईरान इसराइल की भी रुकवा रहा हूँ, तो मुझको क्या दो? नोबल पीस प्राइज। ठीक, समझ में आ रहा है? पढ़ लेते हैं इसको एक बार। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट आई हैव अरेंज अलॉन्ग विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ये याद रखना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? मार्को रूबियो। वहां पे क्या होता है याद करो, मैंने बताया था अमेरिका में कौन सी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल की पार्लियामेंट्री? प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में जो सी पीएम के साथ मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, पर प्रेसिडेंशियल अपने में क्या कर सकता है, अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट। तो इसने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाया हुआ है? मार्को रूबियो, याद रखना। अ वंडरफुल ट्रीटी बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ रवांडा। मतलब ये कह रहा है देखो, कॉन्गो और रवांडा भी लड़ते रहते हैं, कौन कौन? कॉन्गो एंड रवांडा, ये दोनों कहाँ पे हैं? साउथ अफ्रीका तो कंट्री है यार, अफ्रीका में। ठीक है, दिस इज अ ग्रेट डे फॉर अमेरिका एंड क्वाइट फ्रैंकली अ ग्रेट, ये आगे मतलब ये जाके ये बोल रहा है कि मुझे क्या दे दो? नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज इंडिया में आज तक किसको मिला है? गांधी जी को। कैसे मिला है? पॉस्टमस।